पिछले सेक्शंस में हमने वेक्टर स्पेस के दो कोर मैकेनिक्स को डिस्कवर किया। स्पैन, लीनियर कॉम्बिनेशंस के जरिए वेक्टर्स के एक सेट की टोटल टेरिटोरियल रीच। लीनियर इंडिपेंडेंस, एक वेक्टर सेट की वो क्वालिटी जिसमें जीरो रिडंडेंसी होती है, जहां हर एक सिंगल वेक्टर एक बेहद जरूरी यूनिक डायरेक्शन खोलता है। अब एक नेचुरल सवाल उठता है, क्या होगा जब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करेंगे? क्या हो अगर हम एक पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन करना चाहें, लेकिन हम एक भी एक्स्ट्रा रिडंडेंट वेक्टर साथ लाने से मना कर दें? हमें लीनियर अलजेब्रा का अल्टीमेट स्ट्रक्चरल स्केलेटन मिलता है। एक बेसिस परफेक्ट बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर स्पेस का गोल्डिलॉक्स जोन, यह स्पेस में हर एक सिंगल पॉइंट को बनाने के लिए काफी वेक्टर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन जरूरत से एक भी ज्यादा वेक्टर नहीं। एक बार जब आप एक बेसिस एस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो आपने इफेक्टिवली उस स्पेस के लिए कोऑर्डिनेट एक्सेस का एक कस्टमाइज्ड सेट बना लिया है। और उस बेसिस को बनाने के लिए जरूरी वेक्टर्स की टोटल संख्या में पूरी मैथमेटिक्स में सबसे फंडामेंटल मेजरमेंट्स में से एक देती है, डायमेंशन। सेक्शन ब्रेक, द स्वीट स्पॉट, द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ बेसिस। इमेजिन कीजिए आप एक टेंट बना रहे हैं। अगर आप बहुत कम सपोर्ट पोल्स लाते हैं तो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि इसमें सभी डायरेक्शंस में सपोर्ट की कमी होती है। अगर आप बहुत सारे पोल्स लाते हैं तो आपका बैग भारी हो जाता है, और कई पोल्स सिंपली दूसरों द्वारा दिए गए सपोर्ट को डुप्लीकेट करते हैं। एक बेसिस सपोर्ट पोल्स का वो मिनिमल सेट है जो बिना एक ग्राम मटेरियल वेस्ट किए पूरे टेंट को परफेक्टली रिजिड और सीधा रखता है। वेक्टर सेट्स का गोल्डिलॉक्स जोन, टू फ्यू वेक्टर्स, इनकम्प्लीट स्पैन। सिर्फ 2D स्पैन करता है काफी नहीं है। जस्ट राइट बेसिस पूरा 3D स्पैन करता है। इंडिपेंडेंट प्लस स्पैन, टू मेनी वेक्टर्स, रिडंडेंट या डिपेंडेंट, पूरा 3D स्पैन करता है। एक्स्ट्रा वेक्टर्स कंटेन करता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन बेसिस, मान लीजिए V एक वेक्टर स्पेस है। V में वेक्टर्स का एक सेट भी इक्वल टू V1, V2 थ्रू Vn V के लिए बेसिस कहलाता है, अगर ये एक साथ 2 स्ट्रिक्ट कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। फुल स्पैन, सेट भी पूरे स्पेस V को स्पैन करता है। द स्पैन ऑफ स्क्रिप्ट B इक्वल्स V। V में हर वेक्टर X को B में वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। जीरो रिडंडेंसी, लीनियर इंडिपेंडेंस, सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। C सब 1 वेक्टर V सब 1 प्लस C सब 2 वेक्टर V सब 2 प्लस डॉट 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 प्लस C सब n वेक्टर V सब n इक्वल्स 0 वेक्टर, which implied C सब 1 इक्वल्स C सब 2 इक्वल्स डॉट डॉट इक्वल्स C सब n इक्वल्स 0। सेट B के किसी भी वेक्टर को बाकी दूसरों से नहीं बनाया जा सकता। की टेक अवे ये है कि एक बेसिस मिनिमल स्पैनिंग सेट होता है। किसी भी वेक्टर को हटाने से पूरे स्पेस को स्पैन करने की इसकी क्षमता खत्म हो जाती है, और साथ ही ये एक मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी होता है, जहां कोई भी नया वेक्टर जोड़ने पर यह सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक, डिमिस्टिफाइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, स्टैंडर्ड वर्सेस नॉन स्टैंडर्ड बेसिस। चैप्टर 1 में आपने 2D स्पेस के जाने पहचाने यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। I hat इक्वल्स द कॉलम वेक्टर 1 0 and j hat इक्वल्स द कॉलम वेक्टर 0 1। ये वेक्टर्स वही बनाते हैं जिसे हम R2 के लिए स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं, जिसे अक्सर इक्वल टू सेट ऑफ I hat j hat के रूप में दिखाया जाता है। स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड ग्राफ पेपर की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड लाइंस के साथ एकदम सही अलाइन होते हैं। किसी भी वेक्टर x इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 3 4 को तुरंत इस तरह पढ़ा जा सकता है। वेक्टर x इक्वल्स 3I hat प्लस 4j hat, which equals 3 times the column vector 1 0 plus 4 times the column vector 0 1। नंबर्स 3 और 4 स्टैंडर्ड बेसिस के रिलेटिव वेक्टर x के कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस का परपेंडिकुलर होना जरूरी है? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बीच एक कॉमन गलतफहमी यह है, क्या बेसिस वेक्टर्स का एक दूसरे से राइट एंगल्स 90 डिग्रीज पर होना जरूरी है, और क्या उनकी लेंथ यूनिट लेंथ 1 होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। R2 में कोई भी 2 वेक्टर्स एक परफेक्टली वैलिड बेसिस बनाएंगे जब तक कि वे पैरेलल न हों, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट हों। अल्टरनेटिव सेट B इक्वल टू B1 B2 पर विचार करें, जहां वेक्टर B1 इक्वल्स द कॉलम वेक्टर 1 1 एंड वेक्टर B सब 2 इक्वल्स द कॉलम वेक्टर 1 नेगेटिव 1। चलिए चेक करते हैं कि क्या B R2 के लिए बेसिस बनाता है लीनियर इंडिपेंडेंस। इन्हें रोज 1 1 और 1 -1 वाले मैट्रिक्स A में रखें। इसका डिटर्मिनेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल 1 टाइम्स -1 टाइम्स 1, जो -2 के बराबर है, नॉट इक्वल टू 0। ये इंडिपेंडेंट हैं। स्पैन, चूंकि R2 में 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑटोमेटिकली R2 को स्पैन करते हैं,
इसलिए भी इस स्पेस को पूरी तरह स्पैन करता है, तो भी एक वैलिड बेसिस है। स्टैंडर्ड ग्रिड वर्सेस कस्टम नॉन स्टैंडर्ड ग्रिड। स्टैंडर्ड बेसिस आईजे का सेट है। वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर 334 ट्रांसपोर्ट। ग्रिड लाइंस ऑर्थोगोनल हैं और 1 यूनिट से स्पेस्ड हैं। नॉन स्टैंडर्ड बेसिस भी 1b2 का सेट है। b1 इक्वल टू वेक्टर 1 1 ट्रांसपोर्ट, b2 इक्वल टू वेक्टर 1 -1 ट्रांसपोर्ट। ग्रिड लाइंस डायगोनल डायरेक्शंस के अलोंग स्क्यूड हैं। कस्टम बेसिस में वेक्टर्स को एक्सप्रेस करना। अगर हम b इक्वल टू द सेट कंटेनिंग वेक्टर 1 1 और वेक्टर 1 -1 को अपने नए कस्टम कोऑर्डिनेट एक्सेस की तरह यूज करते हैं, तो हम अपने पॉइंट वेक्टर x इक्वल टू वेक्टर 3 4 को इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। हम नए स्केलर कोऑर्डिनेट c1 और c2 फाइंड करना चाहते हैं, ताकि c सब 1 वेक्टर b सब 1 प्लस c सब 2 वेक्टर b सब 2 इक्वल्स वेक्टर x। c सब 1 टाइम्स द कॉलम वेक्टर 1 1 प्लस c सब 2 टाइम्स द कॉलम वेक्टर 1 नेगेटिव 1 इक्वल्स कॉलम वेक्टर 3 4। यह एक सिंपल लीनियर सिस्टम में एक्सपेंड होता है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस c सब 1 प्लस c सब 2 इक्वल्स 3 एंड c सब 1 माइनस c सब 2 इक्वल्स 4। दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करने पर 2c सब 1 इक्वल्स 7, which implied c सब 1 इक्वल्स 3.5। c1 इक्वल टू 3.5 को पहली इक्वेशन में वापस सब्स्टिट्यूट करने पर 3.5 प्लस c सब 2 इक्वल्स 3, which implied c सब 2 इक्वल्स नेगेटिव 0.5। तो कस्टम बेसिस b के रिलेटिव वही एग्जैक्ट ज्योमेट्रिक पॉइंट वेक्टर x के कोऑर्डिनेट्स बेसिस b में वेक्टर 3.5 माइनस 0.5 हैं। वेक्टर x इक्वल्स 3.55 टाइम्स द कॉलम वेक्टर 1 1 माइनस 0.5 टाइम्स कॉलम वेक्टर 1 नेगेटिव 1, विच इक्वल्स द कॉलम वेक्टर विद एंट्रीज 3.5 प्लस नेगेटिव 0.5 ओवर 3.5 माइनस नेगेटिव 0.5, विच इक्वल्स द कॉलम वेक्टर 3 4। यह पावरफुल प्रॉपर्टी रिवील करती है कि एक बेसिस चुनना सिंपली वेक्टर्स को देखने के लिए एक पर्सपेक्टिव या कोऑर्डिनेट ग्रिड चुनना है। रोबोटिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को बहुत आसान बनाने के लिए स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड बेसिस के बीच लगातार स्विच करते हैं। सेक्शन ब्रेक। डायमेंशन क्या है? काउंटिंग फ्रीडम। अब जब हम जानते हैं कि बेसिस क्या है, डायमेंशन को डिफाइन करना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। डेफिनेशन। डायमेंशन एक नॉन जीरो वेक्टर स्पेस v का डायमेंशन, जिसे डिम ऑफ v के रूप में डिनोट किया जाता है, v के किसी भी बेसिस में मौजूद वेक्टर्स के एग्जैक्ट नंबर के रूप में डिफाइन किया जाता है। जीरो वेक्टर स्पेस जिसमें जीरो वेक्टर होता है, उसमें कोई भी लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नहीं होते हैं, इसलिए इसकी डायमेंशन जीरो डिफाइन की गई है। वेक्टर स्पेसेस और उनकी डायमेंशंस। डायमेंशन जीरो ओरिजिन पॉइंट बेसिस एम्प्टी सेट। डायमेंशन 1 लाइन बेसिस v1। डायमेंशन 2 प्लेन बेसिस v1 v2। डायमेंशन 3 क्यूब बेसिस v1 v2 v3। द इनवेरियंस थ्योरम, द मैजिक कांस्टेंट ऑफ स्पेस। आप सोच रहे होंगे कि अगर एक वेक्टर स्पेस के पास इन्फिनाइटली कई अलग अलग नॉन स्टैंडर्ड बेसिस हो सकते हैं, तो क्या एक बेसिस में 3 वेक्टर्स और उसी स्पेस के दूसरे बेसिस में 4 वेक्टर्स हो सकते हैं? वेक्टर स्पेस की फंडामेंटल थ्योरम गारंटी देती है, द इनवेरियंस ऑफ डायमेंशन थ्योरम। अगर एक वेक्टर स्पेस v के पास n वेक्टर्स वाला बेसिस है, तो v के हर एक बेसिस में एग्जैक्टली n वेक्टर्स ही होने चाहिए। डायमेंशन खुद स्पेस की एक इनहेरेंट अनचेंजेबल प्रॉपर्टी है। यह उस स्पेस के अंदर मूव करने के लिए अवेलेबल इंडिपेंडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के नंबर को रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्स के लिए याद रखने वाली स्टैंडर्ड डायमेंशंस n डायमेंशनल रियल स्पेस आर n स्टैंडर्ड बेसिस सेट e1 e2 से लेकर en तक, जहां ei में पोजीशन i पर 1 होता है और बाकी जगह 0। द डायमेंशन ऑफ r टू द n इक्वल्स n। m बाय n मैट्रिसेस का स्पेस m बाय n। द डायमेंशन ऑफ m सब m बाय n इक्वल्स m टाइम्स n। n से कम या उसके बराबर डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स का स्पेस Pn। द डायमेंशन ऑफ P सब n इक्वल्स n प्लस 1। सेक्शन ब्रेक। R n के परे पॉलिनोमियल और मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस सिर्फ कॉलम वेक्टर x, y, z जैसे नंबरों की लिस्ट तक ही सीमित नहीं है। पॉलिनोमियल्स और मैट्रिसेस भी सभी फॉर्मल वेक्टर स्पेस एक्सियोम्स को सेटिस्फाई करते हैं। चलिए उनके बेसिस और डायमेंशंस को एग्जामिन करते हैं। द पॉलिनोमियल स्पेस Pn P2 को कंसीडर कीजिए, जो 2 से कम या उसके बराबर डिग्री वाले सभी पॉलिनोमियल्स का सेट है। P ऑफ t इक्वल्स a सब 0 प्लस a सब 1 टाइम्स t प्लस a सब 2 टाइम्स t स्क्वेयर्ड, वेयर a सब 0, a सब 1 एंड a सब 2 आर एलिमेंट्स ऑफ द रियल नंबर्स।
ध्यान दें कि P2 में हर पॉलिनोमियल 3 इंडिपेंडेंट कोएफिशिएंट्स A0, A1 और A2 को चुनकर पूरी तरह से डिटरमाइन होता है। हम P ऑफ T को एक लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। P of T इक्वल्स A सब 0 टाइम्स 1 प्लस A सब 1 टाइम्स T प्लस A सब 2 टाइम्स T स्क्वायर्ड। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फंक्शंस 1, T स्क्वायर हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट कोई भी स्केलर कॉम्बिनेशन C0 1 प्लस C 1T प्लस C 2T स्क्वायर इक्वल टू 0 सभी T के लिए तब तक सही नहीं हो सकता जब तक किसी 0 इक्वल टू C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 0 न हो। स्पैनिंग सेट ये हर पॉसिबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, इसलिए P2 के लिए स्टैंडर्ड बेसिस है स्क्रिप्ट B सब P सब 2 इक्वल्स द सेट कंटेनिंग 1T एंड T स्क्वायर्ड। चूंकि इस बेसिस में 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए P2 की डायमेंशन 3 के बराबर है। कॉमन गेट एग्जाम ट्रैप। स्टूडेंट्स अक्सर मान लेते हैं कि Pn की डायमेंशन n के बराबर है। कांस्टेंट टर्म A0 को याद रखें। Pn के लिए स्टैंडर्ड बेसिस 1 T स्क्वायर से लेकर T2 द पावर n तक है, जिसमें n प्लस 1 एलिमेंट्स होते हैं। Pn की डायमेंशन n प्लस 1 के बराबर होती है। सेक्शन ब्रेक B द मैट्रिक्स स्पेस M2/2 सभी 2/2 रियल मैट्रिसेस के वेक्टर स्पेस पर विचार कीजिए। A इक्वल्स द मैट्रिक्स विद टॉप रो AB एंड बॉटम रो CD। हम किसी भी 2/2 मैट्रिक्स को 4 बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। द मैट्रिक्स विद टॉप रो AB एंड बॉटम रो CD इक्वल्स A टाइम्स द मैट्रिक्स विद टॉप रो 1 0 एंड बॉटम n रोम रो 0 0 प्लस B टाइम्स द मैट्रिक्स विद टॉप रो 0 1 एंड बॉटम रो 0 0 प्लस C टाइम्स मैट्रिक्स विद टॉप रो 0 0 एंड बॉटम रो 1 0 प्लस D टाइम्स द मैट्रिक्स विद टॉप रो 0 0 एंड बॉटम रो 0 1। ये 4 मैट्रिसेस M2/2 के लिए स्टैंडर्ड बेसिस बनाते हैं। स्क्रिप्ट B सब M सब 2/2 इक्वल्स द सेट कंटेनिंग द मैट्रिक्स विद टॉप रो 1 0 एंड बॉटम रो 0 0 मैट्रिक्स विद टॉप रो 0 1 एंड बॉटम रो 0 0 मैट्रिक्स विद टॉप रो 0 0 एंड बॉटम रो 1 0 एंड द मैट्रिक्स विद रो 0 0 एंड बॉटम रो 0 1। चूंकि इस बेसिस में 4 डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस हैं, इसलिए M2/2 की डायमेंशन 4 के बराबर है। सेक्शन ब्रेक C सबस्पेसिस ऑफ स्पेशल मैट्रिसेस। एग्जाम क्वेश्चंस अक्सर कंस्ट्रेंड मैट्रिक्स स्पेसिस की डायमेंशन के बारे में पूछते हैं। चलिए 2 एसेंशियल फॉर्मूले डिराइव करते हैं। सिमेट्रिक n/n मैट्रिसेस A ट्रांसपोज इक्वल टू A। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मेन डायगोनल के नीचे की एंट्रीज को ऊपर की एंट्रीज से मैच करना पड़ता है। AJI इक्वल टू AIJ। मेन डायगोनल पर इंडिपेंडेंट चॉइसेस n एंट्रीज हैं। मेन डायगोनल के ऊपर इंडिपेंडेंट चॉइसेस n टाइम्स n-1/2 एंट्रीज हैं। टोटल फ्री चॉइसेस यानी डायमेंशन। द डायमेंशन ऑफ सिमेट्रिक सब n इक्वल्स n प्लस n टाइम्स n-1/2 which equals n times n plus 1/2. Skew symmetric n/n matrices A transpose equal to negative। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मेन डायगोनल एंट्रीज 0 होनी चाहिए। ai इक्वल टू 0 और डायगोनल के नीचे की एंट्रीज ऊपर वाली एंट्रीज की नेगेटिव होती हैं। AJI इक्वल टू नेगेटिव AIJ। डायगोनल के ऊपर फ्री चॉइसेस n टाइम्स n-1/2 एंट्रीज। टोटल फ्री चॉइसेस डायमेंशन। The dimension of skew symmetric sub n equals n times n-1/2. Section break. Step by step worked numerical examples. इन टेक्निक्स को मास्टर करने के लिए चलिए कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1। यह टेस्ट करना कि क्या एक सेट R3 के लिए बेसिस बनाता है। डिटरमाइन कीजिए कि क्या सेट S जिसमें V1, V2, V3 शामिल हैं R3 के लिए एक बेसिस बनाता है, जहां वेक्टर V सब 1 इक्वल्स कॉलम वेक्टर 1 2 1 वेक्टर V सब 2 इक्वल्स मैट्रिक्स रो 1 एंट्री 2 रो 2 एंट्रीज 1 0 ट्रांसपोज विच इक्वल्स कॉलम वेक्टर 2 1 0 वेक्टर V सब 3 इक्वल्स कॉलम वेक्टर 1 नेगेटिव 1 2। सॉल्यूशन। स्टेप 1। इन डायमेंशनल स्पेस के लिए बेसिस टेस्ट शॉर्टकट याद कीजिए। हम जानते हैं कि R3 का डायमेंशन 3 के बराबर है। हमारे सेट S में एग्जैक्टली 3 वेक्टर्स हैं। द इक्वल डायमेंशन शॉर्टकट थ्योरम। अगर किसी सेट में n डायमेंशनल स्पेस के अंदर एग्जैक्टली n वेक्टर्स हैं, तो आपको सिर्फ लीनियर इंडिपेंडेंस टेस्ट करने की जरूरत है। अगर वे इंडिपेंडेंट हैं तो फुल स्पैन ऑटोमेटिकली गारंटीड है। स्टेप 2। वेक्टर्स को कॉलम्स की तरह यूज करके एक स्क्वायर मैट्रिक्स A बनाएं। A इक्वल्स द 3/3 मैट्रिक्स विथ रो 1 1 1 2 1 रो 2 2 नेगेटिव 1 रो 3 1 0 2। स्टेप 3। A का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करते हुए।
जिसमें एक 0 है। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 1 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स रो 1 2 1 रो 2 1 नेगेटिव 1 माइनस 0 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स रो 1 1 1 रो 2 2 नेगेटिव 1 प्लस 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स रो 1 1 2 रो 2 2 1 2 1। The determinant of A equals 1 times open parenthesis negative 2 minus 1 close parenthesis minus 0 plus 2 times open parenthesis 1 minus 4 close parenthesis. Determinant of A equals 1 times negative 3 plus 2 times negative 3 which equals negative 3 minus 6 which equals negative 9. Step 4. रिजल्ट को एनालाइज कीजिए। चूंकि ए का डिटर्मिनेंट नेगेटिव 9 के बराबर है जो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए कॉलम वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। कंक्लूजन, क्योंकि सेट में 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, इसलिए इस R3 के लिए एक वैलिड बेसिस है। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 2। एक वेक्टर सबस्पेस का बेसिस और डायमेंशन फाइंड करना। प्लेन इक्वेशन द्वारा डिफाइंड R3 में सबस्पेस W के लिए एक बेसिस और डायमेंशन फाइंड कीजिए। W equals the set of column vectors x, y, z in R cubed such that 2x minus 3y plus z equals 0. Solution. Step 1. एक वेरिएबल को बाकी वेरिएबल्स के टर्म्स में आइसोलेट करने के लिए कंस्ट्रेंट इक्वेशन को एक्सप्रेस करें। z equals negative 2x plus 3y. Step 2. इस सब्स्टिट्यूशन का यूज करके W में एक आर्बिट्रेरी वेक्टर W लिखें। वेक्टर W equals कॉलम वेक्टर x, y, z equals कॉलम वेक्टर x, y, नेगेटिव 2x plus 3y. स्टेप 3. फ्री वेरिएबल्स x और y को इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में सेपरेट करें। कॉलम वेक्टर x, y, नेगेटिव 2x plus 3y इक्वल टू कॉलम वेक्टर x, 0, नेगेटिव 2x प्लस कॉलम वेक्टर 0, y, 3y जो इक्वल है x टाइम्स कॉलम वेक्टर 1, 0, नेगेटिव 2 प्लस y टाइम्स कॉलम वेक्टर 0, 1, 3. स्टेप 4. स्पैनिंग वेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करें। वेक्टर W सब 1 इक्वल टू कॉलम वेक्टर 1, 0, नेगेटिव 2 और वेक्टर W सब 2 इक्वल टू कॉलम वेक्टर 0, 1, 3. स्टेप 5. बेसिस के लिए कंडीशंस को वेरीफाई करें। स्पैन W में कोई भी वेक्टर x टाइम्स वेक्टर W1 प्लस y टाइम्स वेक्टर W2 से बना है, इसलिए वेक्टर W1 और वेक्टर W2 वाला सेट W को स्पैन करता है। इंडिपेंडेंस, कोई भी वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है, इसलिए वे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। कंक्लूजन, W के लिए बेसिस स्क्रिप्ट B सब W इक्वल टू द सेट कंटेनिंग कॉलम वेक्टर 1, 0, -2 और कॉलम वेक्टर 0, 1, 3. W का डायमेंशन इक्वल टू 2. जियोमेट्रिकली ये 3D स्पेस में ओरिजिन से गुजरने वाले 2D प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 3. मैट्रिक्स सबस्पेसिस का बेसिस और डायमेंशन। मान लीजिए W सभी 2 by 2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का सबस्पेस है। W इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस विद फर्स्ट रो A, B और सेकंड रो 0, C सच दैट A, B, B, C आर एलिमेंट्स ऑफ द रियल नंबर्स। W के लिए बेसिस फाइंड करें और इसका डायमेंशन डिटरमाइन करें। सॉल्यूशन। स्टेप. W में एक जनरल मैट्रिक्स A को सेपरेट स्केलर टर्म्स में डिकंस्ट्रक्ट करें। मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो A, B और सेकंड रो 0, C इक्वल टू A टाइम्स मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 1, 0 और सेकंड रो 0, 0 प्लस B टाइम्स मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 0, 1 और सेकंड रो 0, 0 प्लस C टाइम्स मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 0, 0 और सेकंड रो 0, 1. स्टेप 2. जनरेटिंग बेसिस मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करें। E सब 1 इक्वल टू मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 1, 0 और सेकंड रो 0, 0. E सब 2 इक्वल टू मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 0, 1 और सेकंड रो 0, 0 और E सब 3 इक्वल टू मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 0, 0 और सेकंड रो 0. स्टेप 3. लीनियर इंडिपेंडेंस वेरीफाई करें। C1 E1 प्लस C2 E2 प्लस C3 3 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स 2 by 2 सेट करने पर मिलता है। मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो C सब 1, C सब 2 और सेकंड रो 0, C सब 3 इक्वल टू मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 0, 0 और सेकंड रो 0, 0 which implied C सब 1 इक्वल टू 0, C सब 2 इक्वल टू 0 और C सब 3 इक्वल टू 0. सभी स्केलर्स 0 हैं जो लीनियर इंडिपेंडेंस को कंफर्म करते हैं। कंक्लूजन. W के लिए बेसिस स्क्रिप्ट B सब W उस सेट के इक्वल है जिसमें मैट्रिसेस 1 0 0 0 0 0 1 0 0 और 0 0 0 1 शामिल हैं। डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू 3. सेक्शन ब्रेक. 6.
गेट एग्जाम पिटफॉल्स और हाई स्पीड शॉर्टकट्स। टाइम कंस्ट्रेंट्स के अंडर गेट एग्जाम क्वेश्चंस सॉल्व करते समय इन क्रिटिकल ट्रैप्स और शॉर्टकट्स को माइंड में रखें। गेट एग्जाम क्विक डिसीजन ट्री। स्पेस वी में के वेक्टर्स का एक सेट दिया गया है, डिम इक्वल्स एन। अगर के एन के इक्वल नहीं है, अगर के एन से लेस है तो बेसिस नहीं हो सकता अंडर अ फुल। अगर के एन से ग्रेटर है तो बेसिस नहीं हो सकता ओवर क्राउडेड। अगर के एन के इक्वल है, ए का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कंप्यूट करें। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो बेसिस है, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो बेसिस नहीं है। पिटफॉल 1, वेक्टर काउंट वर्सेस वेक्टर डायमेंशन ट्रैप। R4 में 2 वेक्टर्स के सेट का डायमेंशन 4 होता है। फैक्ट, इंडिविजुअल वेक्टर्स की लेंथ को कभी भी किसी सेट द्वारा स्पैन की गई स्पेस की डायमेंशन के साथ कंफ्यूज न करें। R4 में 2 वेक्टर्स ज्यादा से ज्यादा एक 2D सबस्पेस को ही स्पैन कर सकते हैं। R4 के लिए एक बेसिस बनाने के लिए आपको एग्जैक्टली 4 वेक्टर्स की जरूरत होती है। पिटफॉल 2, द सबस्पेस डायमेंशन इनइक्वालिटी रूल। रूल, अगर W एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V का सबस्पेस है तो डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। इसके अलावा अगर डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V है तो W को एंटायर स्पेस V ही होना चाहिए। मैट्रिक्स सबस्पेसेस के लिए हाई स्पीड समरी फार्मूला शीट। स्पेस M n बाय n में n बाय n मैट्रिसेस के लिए जिसकी ओवरऑल डायमेंशन n स्क्वेयर्ड है। यह टेबल वेरियस टाइप्स के n बाय n मैट्रिक्स सबस्पेसेस के डायमेंशन फार्मूलाज और एग्जाम्पल डायमेंशंस को कंपेयर करती है, स्पेशली 2 बाय 2 और 3 बाय 3 मैट्रिसेस के लिए। सभी n बाय n मैट्रिसेस के सबस्पेस के लिए डायमेंशन फार्मूला n स्क्वायर्ड है, जो 2 बाय 2 मैट्रिक्स के लिए 4 और 3 बाय 3 मैट्रिक्स के लिए 9 का डायमेंशन देता है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए जहां ए ट्रांसपोज इक्वल्स ए होता है, डायमेंशन फार्मूला n टाइम्स क्वांटिटी n+1 डिवाइडेड बाय 2 है, जो रेस्पेक्टिवली 3 और 6 के डायमेंशंस देता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस जहां ए ट्रांसपोजर इक्वल्स नेगेटिव ए होता है, n टाइम्स क्वांटिटी n-1 डिवाइडेड बाय 2 फार्मूला को फॉलो करते हैं, जिसका रिजल्ट 1 और 3 के डायमेंशंस होता है। डायगोनल मैट्रिसेस का डायमेंशन n के इक्वल होता है, जो 2 और 3 देता है। अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस n टाइम्स क्वांटिटी n+1 डिवाइडेड बाय 2 फार्मूला शेयर करते हैं, जिनमें 3 और 6 के डायमेंशंस होते हैं। फाइनली, जीरो ट्रेस मैट्रिसेस जहां ट्रेस ऑफ इक्वल्स 0 होता है, उनका डायमेंशन फार्मूला n² - 1 होता है, जो 3 और 8 के डायमेंशंस देता है। सेक्शन ब्रेक 7, समरी और कॉन्सेप्चुअल ब्लूप्रिंट। चलिए मेन आइडियाज को रिव्यू करते हैं। एक बेसिस किसी वेक्टर स्पेस के लिए ऑप्टिमल बिल्डिंग ब्लॉक सेट होता है। ये जीरो रिडंडेंसी, लीनियरली इंडिपेंडेंट के साथ स्पेस को पूरी तरह से स्पैन करता है। बेसिस वेक्टर्स का परपेंडिकुलर या यूनिट लेंथ होना जरूरी नहीं है। नॉन रिडंडेंट वेक्टर्स का कोई भी सेट जो स्पेस को कवर करता है, एक वैलिड कस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में काम करता है। डायमेंशन किसी वेक्टर स्पेस के किसी भी बेसिस में वेक्टर्स फिक्स नंबर है। यह उस स्पेस की फंडामेंटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को मेजर करता है। इक्वल डायमेंशन थ्योरम। अगर आप जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू n है, तो n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का कोई भी सेट ऑटोमेटिकली V के लिए एक बेसिस बना लेता है। सेक्शन ब्रेक। आगे क्या आता है? अब जब हम समझ चुके हैं एक बेसिस किस तरह वेक्टर स्पेस की इंटरनल कोऑर्डिनेट एक्सेस को डिफाइन करता है, तो एक नया सवाल सामने आता है। जब हम एक मैट्रिक्स AM बाय n का यूज करके किसी लीनियर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी रोज और कॉलम्स कौन से स्पेस बनाती हैं? मैट्रिसेस स्पेस को इनपुट वेक्टर्स के ऐसे रीजन्स में कैसे पार्टीशन करती हैं जो सॉल्यूशंस देते हैं वर्सेस वो जो 0 में कोलैप्स हो जाते हैं। अगले सेक्शन 2.5 रो स्पेस, कॉलम स्पेस और नल स्पेस, द 4 फंडामेंटल सबस्पेसेस में हम मैट्रिसेस के कोर इंटरनल आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि रैंक किस तरह इन वेक्टर स्पेस को कनेक्ट करती है।